हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। आप सभी की डिमांड पे हम लेकर आए हैं स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना। मैंने कल टेलीग्राम पे एक पोल डाला था जिसमें आप सभी ने इस पे स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान पे ज्यादा वोट दिए। एक था स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान, दूसरा था जो अपने रिसर्च के प्रोसेस होते हैं वो, और थर्ड वन था जो था वो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन था। तो इस पे आप सभी के बहुत अच्छे वोट्स आए हैं, तो इसलिए पहले हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान और इन्फ्रेंस, अनुमान को ही हम लोग इन्फ्रेंस भी कहते हैं। ठीक है, हमें ना याद करनी पड़ेगी ये अपना लॉजिकल रीजनिंग के, देखो इंडियन लॉजिक में ये पार्ट आता है। हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में अनुमान क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको हल्का हल्का एक बार शुरुआत वाला जो बेसिक चीज है पहले वो बताऊंगा। देखिए, हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, लॉजिकल रीजनिंग, देखिए लॉजिकल का मतलब क्या है। लॉजिकल और रीजनिंग दो वर्ड्स हैं। लॉजिक और रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है कुछ स्टेटमेंट्स। लाइक आपको कभी कोई स्टेटमेंट दी हुई है कि भैया आपसे ना हो पाएगा, ऐसा कहा हो आपसे ना हो पाएगा, ठीक है, आपके बस की बात नहीं है। आपके अगेंस्ट में कोई किसी ने स्टेटमेंट दे दी, अब वो जो भी स्टेटमेंट दी हुई है पर्टिकुलर, उसे आप गलत करना चाहेंगे, है ना। या तो गलत करना चाहेंगे या सही करना चाहेंगे। अगर कुछ काम करेंगे और उस काम करके मतलब उसके रिगार्डिंग कुछ काम करेंगे तो वो चीज अपने गलत हो जाएगी कि यहाँ पे लिखा कि आपसे ना हो पाएगा, तो आप काम करके उसको गलत प्रूफ कर देंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो वो सही प्रूफ हो जाएगी, आपके अगेंस्ट में चीज आ जाएगी, ऐसा होगा। अब इसे गलत प्रूफ करने के लिए आपके पास कुछ लॉजिक्स होने चाहिए, कुछ आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, है ना। ये सब किसके बेस पे आएगी, आपके एजुकेशन के या और चीजों के। तो लॉजिक्स के या फैक्ट्स के बेस पे जब भी आप ऐसी स्टेटमेंट्स को प्रूव करना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। लॉजिकल रीजनिंग क्या है। लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसे हमने प्रूव करना है कि वो सही है या गलत है। अब हम उसे सही या गलत किसके बेस पे प्रूव कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ लॉजिक्स या कुछ फैक्ट्स होंगे, उनके बेस पे जब भी हम किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं कि वो सही है या गलत है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। ओके, अब लॉजिकल रीजनिंग को ना, जो लॉजिकल रीजनिंग है, इसने इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है हमारे पास यहां पर इंडियन लॉजिक, क्या है, इंडियन लॉजिक, और दूसरा क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, देखिए वैसे अगर हम बात करें तो रीजनिंग के ना तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग, और एक आती है लॉजिकल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, आप जो नॉर्मल रीजनिंग्स करते हैं, ठीक है, आपको कोडिंग डिकोडिंग होगी, अल्फाबेट सीरीज होगी, नंबर सीरीज हो गई, वो सारी आती हैं वर्बल रीजनिंग में। फिर आपने कई बार देखा होगा लाइक सुडोकू टाइप या कुछ ऐसे डायग्राम टाइप्स में आपको बनाने को आते हैं, वो आती है नॉन वर्बल रीजनिंग में। ठीक है, और बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग में ये सारी चीजें आएंगी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर आपको प्रॉपर एक बहुत बड़ी वीडियो है, अप्रोक्स 3.5-4 घंटे की वीडियो है, रिवीजन वीडियो, जिसमें डिटेल वर्जन में, हालांकि ना वो सिर्फ नाम की रिवीजन वीडियो है। आप उसे करना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से पूरा लॉजिकल रीजनिंग आराम से तसल्ली से बैठ के बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आता है, सब कुछ उसमें अच्छे तरीके से करवा रखे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेन चीज जो हमारा आज का टॉपिक है वो। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया लॉजिकल रीजनिंग को, एक इंडियन लॉजिक में और एक लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है, तो देखिए इंडियन लॉजिक में हमारे पास ना कुछ हमारे पास लॉजिक्स थे। जिस तरह बात करें, हमने यहाँ पे बात करी अभी लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, है ना। लाइक अगर आप देखें गीता को, गीता तो होली बुक ऑफ इंडिया है ना, तो वो क्या है, हिंदुओं की गीता। तो गीता में जो जो बातें लिखी गई हैं वो सही हैं, वो सच हैं, उस पर आप क्वेश्चन उठा सकते हो, नहीं उठा सकते। इसका मतलब आपके पास कोई स्टेटमेंट आ गई, आपके जीवन में कोई स्टेटमेंट है, आपके जीवन में कोई ऐसी बातें आ गई हैं जिन्हें आपने सही या गलत करना है, तो आपके पास एक गीता है जिसमें जो चीज लिखी है वो वैसा होगा। तो गीता के बिहाफ पे आप कह सकते हो कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो इसी तरह से ना हमारे पास एंशिएंट इंडिया में या पुराने भारत में अगर हम कहें, तो जो पुराना भारत था या जो एंशिएंट प्राचीन भारत जिसकी हम बात करें, तो उसमें हमारे पास कुछ अलग अलग शास्त्र आए थे। ठीक है, जिसमें सबसे
यूनिक जो सबसे या इंपॉर्टेंट कहें वो है न्याय शास्त्र। अब न्याय को वैसे तो हम लिखते हैं ऐसे न्याय, है ना, लेकिन प्रॉब्लम थी, अंग्रेज आए थे, अंग्रेज ने हमारे सारे वर्ड्स चुरा के ले गए, सारे वर्ड्स थे संस्कृत के। अब अंग्रेज सारे वर्ड्स चुरा के ले गए, कहते हैं हम तो जी ए लगाएंगे इसके पीछे, देखो हमारा वर्ड है। हमने कहा इधर, हमने 2 थप्पड़ मारे, कहते यार थप्पड़ भी मार रहे हैं। मैं कहा भाई हमारा वर्ड है, संस्कृत का वर्ड है। कहते संस्कृत का नहीं इंग्लिश का वर्ड है। मैं कहा सर संस्कृत का एस पता है तेरे को? कहता नहीं पता। मैं कहा फिर, लेकिन कहता नहीं हम हमारा वर्ड है, हम तो चुरा के ले जाएंगे। तो कहता देखो अगर आप नहीं मान रहे, हम लोग लिख रहे हैं न्याय ऐसे, ये आप कह रहे हो हमारा वर्ड है, तो हम लगा देते हैं ए, न्याया बन गया। तो देखो हमारा वर्ड बन गया। हमने कहा चल ठीक है, जाने के लिए दफा हो, भाग जाए यहाँ से। हमने कहा कुछ मर्जी करे, हमको तो पता है ना कि संस्कृत का वर्ड है ये न्याया, है ना, हमारे पास से निकले इंडिया का वर्ड है। तो न्याय शास्त्र यहाँ पे आया था और न्याय से हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, ठीक है। तो न्याय का अगर हम देखें, वैसे तो मैंने पूरा इंडियन लॉजिक का जो प्रॉपर था वो सारा करवाया हुआ है, प्लीज वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं न्याय की बात कर देता हूं। तो न्याय जो दिया था वो किसने दिया था? गौतम मां हो जाएगा, अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने किया था तो गौतमा ऋषि, ठीक है। तो याद रखना इंडियन लॉजिक में या तो आपको मिलेंगे ऋषि या मिलेंगे आपको मुनि, हमेशा, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं न्याय के अंदर ना, न्याय शास्त्र के अंदर कुछ प्रमाण आए थे। क्या थे? प्रमाण या प्रमाणा कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रमाणा कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इंडियन लॉजिक्स में कुछ लॉजिक्स है, कुछ फैक्ट्स है, कुछ शास्त्र है जिनके बेस पे हम स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। न्याय शास्त्र किसने दिया? गौतम ऋषि ने दिया, और इसके अंदर कुछ प्रमाणाज आए। क्या है? प्रमाणाज आए, ठीक है। अब प्रमाणाज में हमारे पास कौन कौन से थे? पहला है प्रत्यक्ष। देखिए आप नॉलेज कहां से ले सकते हैं? न्याय एपिस्टेमोलॉजी में से नॉलेज कैसे कैसे ले सकते हैं? एक तो है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसे कहा जाता है प्रमा। क्या कहा जाता है? प्रमा। और एक है इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसे कहा जाता है अप्रमा। क्या कहते हैं? अप्रमा, ठीक है। पहला आया प्रत्यक्ष, दूसरा आया अनुमान, तीसरा आया उपमना, चौथा आया शब्द, पांचवा है अनुपलब्धि और छठा है अर्थापति। क्या है? अर्थापति। तो हमारे पास ये 5 है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा अनुमान पे, और अनुमाना में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अनुमाना। तो प्रत्यक्ष हम बात करें वैलिड की, तो वैलिड मतलब पॉजिटिव चीजें, इनवैलिड की मतलब नेगेटिव चीजें, लेकिन इसमें अर्थपति ना नेगेटिव इनवैलिड होने के साथ साथ ये पॉजिटिव भी है, ठीक है। अनु उपलब्धि का मतलब नॉन है, नॉन एप्रीहेंशन, मतलब कि ना होने की वजह से, कोई चीज हमारे पास नहीं है उसकी वजह से जब हमें कोई नॉलेज मिल रही है उसे हम कहते हैं अनुपलब्धि। लेकिन कोई चीज हमारे पास है और उसकी वजह से हम कोई अर्थ निकाल रहे हैं, कोई मीनिंग निकाल रहे हैं, उसे कहते हैं अर्थपति, ठीक है। तो याद रखिएगा एग्जाम में आपको दोनों चीजें याद रखनी है। इसका हिंदी वर्जन तो याद रखना ही रखना है, साथ ही साथ उसके इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं वो भी याद रखना है। तो प्रत्यक्ष को क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं। अनुमान को इन्फरेंस कहते हैं। उपमना को कंपैरिजन कहते हैं। शब्द को वर्बल टेस्टिमनी, अर्थपति को इम्प्लीकेशन और अनुपलब्धि को नॉन एप्रीहेंशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रमाण में क्या है? प्रमाण वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है। वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज में मैंने बता दिया प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, अनुमान मतलब इन्फरेंस, उपमना मतलब कंपैरिजन, शब्द मतलब वर्बल टेस्टिमनी, अर्थपति मतलब इम्प्लीकेशन और अनुपलब्धि मतलब नॉन एप्रीहेंशन। अनुपलब्धि, अनु मतलब नहीं होना, ना होना, उपलब्धि मतलब अवेलेबल, नहीं होना अवेलेबल, अवेलेबिलिटी नहीं होना। क्लियर है? चलिए जी अब बात करते हैं अनुमान की। अब हमें स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान से पहले समझना पड़ेगा एक्चुअल में अनुमान क्या है, ठीक है। अनुमान पढ़ते हैं उसके बाद आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान में। देखिए अनुमान क्या है? अनुमान का मतलब है इन्फरेंस। क्या मतलब है? इन्फरेंस। अनु का मतलब क्या है? आफ्टर। अनुमान 2 वर्ड से मिलकर बना है, अनु प्लस मना या मन, ठीक है। अनु का मतलब होता है आफ्टर और मना का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। तो आफ्टर नॉलेज मतलब आपके पास पहले से कोई नॉलेज है, कोई आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके बिहाफ पे आप क्या कर रहे हैं? कोई न्यू नॉलेज को क्या कर रहे हैं? आप उसे निकाल रहे हैं, आप उसे डिराइव कर रहे हैं। इस न्यू नॉलेज को आप क्या कर रहे हैं? डिराइव कर रहे हैं। डिराइव का मतलब होता है कि आपके पास कोई पहले चीज है, उसकी मदद से कोई चीज निकालनी, उसे कहते हैं डिराइव करना, ठीक है।
क्या ये सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज है? बिल्कुल है। पहला क्या था? प्रत्यक्ष था। दूसरा क्या है? अनुमान है। तो ये सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज है। प्लस में क्या ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज भी है? बिल्कुल है सर। इनवैलिड में दो आती है, अर्थपति और अनुपलब्धि आती है। ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज मतलब आपके पास कोई पहले से नॉलेज है, उसके बिहाफ पे आप दूसरी नॉलेज को निकाल रहे हैं, उसे कहते हैं मीडिएट नॉलेज या फिर इनडायरेक्ट नॉलेज। फिर है कॉग्निशन प्रीसपोजेस सम अदर कॉग्निशन। तो आपके पास पहले से कॉग्निशन है, उसके बिहाफ पे आप दूसरा कॉग्निशन निकाल रहे हैं। नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर नॉलेज। तो लगभग लगभग ये तीनों की तीनों चीजें सेम है। आपके पास पहले से कोई नॉलेज है, आप उसके बिहाफ पे कोई नई नॉलेज निकाल रहे हैं जो उसी से रिलेट करती हुई है। ठीक है, अभी यहां तक पढ़ेंगे, उसके बाद बात करते हैं इन्फरेंस इज डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लिंगी, लिंगा, ये सब है, ये भी आगे समझ में आएगा आपको। चलिए अब देखिए अनुमान। अनुमान का अगर इंग्लिश में देखें तो वो है इन्फरेंस। अनुमान हम कहते हैं कि जी मेरा ये अनुमान है कि आज ऐसा ऐसा होगा, है ना। लाइक किसी की आंख फड़क रही हो, है ना, तो वो क्या कहता है कि यार मुझे ना आज ऐसा अनुमान हो रहा है, आज मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आज पता नहीं क्यों मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है या कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, हाथ में खुजली हो रही है, यार पैसा आने वाला है। ये क्या अनुमान है? आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज है, बहुत खारिश हो रही है, बहुत खारिश हो रही है, मान लो आपके हाथ में ना ऐसे जो हथेली उसमें बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, आपको लगा पैसा ही पैसा आएगा, पिछली बार हुई थी भर भर के पैसा आया, आप जानबूझ के खारिश करने लग गए। आपने राइट हैंड में तो करी, आपने लेफ्ट हैंड में भी करी, जो पैसा आना था उससे डबल चला भी गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये उल्टा पड़ गया। आपने लगाना है अनुमान। ठीक है, अनुमान किसके बेस पे? प्रीवियस नॉलेज के बेस पे। तो आप जब भी आप लाइक कहीं पे जाओ और जाने के बाद आपको ऐसा कुछ मान लो मिले, मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में आपने करी चाउमीन ऑर्डर। ठीक है, चाउमीन ऑर्डर करी और चाउमीन आप खाने लगे, तो आपके चाउमीन में एक कांच का टुकड़ा मिल गया। तो आप अनुमान लगाएंगे, आप दोबारा से उस रेस्टोरेंट में अगर कभी जाओगे तो उस चाउमीन को या जो भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, जो भी आप फूड ऑर्डर करेंगे, क्या उसको आप बहुत बारीकी से देख देख के खाएंगे? लाइक अमरूद होता है, अमरूद में लगभग अमरूद में ऐसा होता है कि कीड़े से हल्के हल्के मिल जाते हैं। ठीक है, लाइक तो वही होता है ना, अमरूद में क्या होता है, कीड़े हल्के हल्के मिल जाते हैं। तो क्या होता है, आप जब नेक्स्ट अमरूद खाएंगे तो उसमें बहुत बारीकी से एक एक तोड़ के आराम से देख के खाएंगे कि यार सच में कहीं कीड़ा ना आ जाए, है ना। तो आप क्या लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं कि पिछली बार जब मैंने अमरूद खाया था उसमें कीड़े निकले थे, इस बार अगर खा लो तो हो सकता है निकल जाए, क्वाइट पॉसिबल। अनुमान लगाना इसे कहते हैं अनुमान लगाना। जैसे यहां मैंने एग्जांपल लिखा थर्ड वेव ऑफ कोरोना, तो अभी अनुमान लग रहा था कि जो फोर्थ वेव ऑफ कोरोना है वो जून में आ जाएगा, लगभग 15-17 जून तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसे कोई आसार तो दिख नहीं रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनुमान था। बात करेंगे थर्ड वेव की, तो थर्ड वेव का अनुमान लगाया था और थर्ड वेव आई थी और बड़ी खतरनाक आई थी। सेकंड वेव का अनुमान लगाया था, सेकंड वेव बहुत खतरनाक आई, लोग इतने लोग वहां पे क्या नाम एक्सपायर हुए, है ना। तो क्या अनुमान लग रहा है, क्या एस्टिमेट लग रहा है ना। कोरोना आया, फिर सेकंड वेव आई, उसका अनुमान लगाया गया था, फिर थर्ड वेव का अनुमान लगाया, वो भी आई, अब फोर्थ वेव का अनुमान लगाया जा रहा है ना, मंकी पॉक्स का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये क्या अनुमान लगा रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ एक प्रिडिक्शन टाइप कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, एस्टिमेट लगा रहे हैं। ठीक है, इस पूरे चीज को कहते हैं अनुमान लगाना। ठीक है, अब बहुत बड़ा एग्जांपल है आपके पास, जैसे आप जब भी ब्लैक क्लाउड्स देखेंगे, काले काले बादल देखेंगे, तो आप कहेंगे यार काले बादल, जब इतने काले बादल आते हैं, तो हमने देखा था लास्ट टाइम भी जब इतने काले बादल आए तो बहुत तेज बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई। आज देखो फिर से काले काले बादल आ रहे हैं, तो काले बादल आ रहे हैं तो बरसों रे मेघा मेघा होगा, मतलब बारिश होगी, बारिश होगी। तो जब जब काले बादल आएंगे तब तब बारिश होगी। आप ऐसा अनुमान लगाएंगे किसके बेस पे? आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसके बेस पे आप ये अनुमान लगाएंगे कि फिर से बारिश हो सकती है, यस और नो? बिल्कुल सर, यस। तो आपने अनुमान लगाया कि जब मैंने लास्ट टाइम देखा तो काले बादल, बहुत ज्यादा काले बादल थे, उस वक्त भी बारिश हुई थी, उस वक्त साथ साथ हवा भी चल रही थी, तूफान आया था बहुत ज्यादा। अब फिर से इतने ज्यादा काले बादल हो रहे हैं, अब फिर से वही तूफान आ सकते हैं, फिर से बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, फिर से वही बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं, है ना, चल सकती हैं, हो सकता है। क्या ये सब कुछ एस्टिमेट शो करते हैं, है ना? एस्टिमेट। क्या कंफर्मेशन शो हो रही है? नहीं सर, कंफर्मेशन शो नहीं हो रही। 100% की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं किसकी? एस्टिमेशन। किसकी? एस्टिमेशन की। तो ब्लैक क्लाउड्स हैं आपके पास, ब्लैक क्लाउड्स को हम लोग कहते हैं क्या? कोज। क्या कहते हैं? कोज। अभी अगर ये कोज हुआ तो ये क्या इफेक्ट होगा? बिल्कुल सर होगा। ब्लैक क्लाउड्स कोज है तो रेन क्या हुआ? इफेक्ट हुआ। हम लोग कोज को कहते हैं लिंगा। क्या कहते हैं? लिंगा। क्या कहते हैं? लिंगा कहते हैं, प्रोबेन कहते हैं
और रीजन कहते हैं। रेन को या इफेक्ट को कहेंगे हम लोग लिंगी, प्रोबेंडम या फिर रिजल्ट। क्या कहेंगे? रिजल्ट। कोज को हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम क्या है? हेतु। हेतु बहुत अलग वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अनुमाना करेंगे तब। समझ में आई चीज? चलिए, तो क्या है हमने यहां देखा कि स्ट्रक्चर इसमें अनुमान में होता क्या? अनुमान में हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, ये एक तरह की इनडायरेक्ट नॉलेज है या मीडिएट नॉलेज है, जहां पे हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पे हम लोग न्यू नॉलेज को क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे आपको 2-3 लाइंस छुड़वाई थी, तो लिखा हुआ है इन्फरेंस इज डिफाइंड एज अ नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसे क्या कहेंगे? लिंगी कहेंगे। इन्फरेंस इज डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके बेस पे हम कोई इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, अनुमान निकाल रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? लिंगी कहेंगे। ये देखो, ये रहा लिंगी। हम लोग कोज के बेस पे इफेक्ट बता रहे हैं, एंड ये क्या होता है? कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। और हमने रिसर्च में भी पढ़ा था, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स का यूज करते हैं। बिल्कुल सर करते हैं। ये तो लिंक कर दिया आपने, बिल्कुल कर दिया। तो क्या है? ड्यू टू ए प्रीवियस नॉलेज ऑफ सम साइन और मार्क लिंगा। तो आप लोग क्या करते हैं? एक सेकंड, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग लिंगा के बेस पे लिंगी को फाइंड आउट करते हैं। फिर है लिंगा इज ऑल्सो नोन एज हेतु कहते हैं, इसे रीजन भी कहते हैं और प्रोबेन भी कहते हैं। और अगर हम बात करें लिंगी की तो उसे प्रोबेंडम भी कहते हैं या फिर रिजल्ट भी कहते हैं। ओके, ठीक है। तो उसी तरह क्या है? एग्जांपल क्या है? थर्ड वेव ऑफ कोरोना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान की। नहीं, एक चीज और रह गई आपकी यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान, जहां से आपको 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बार बार रिपीट होता है और एग्जैक्टली आता है, ज्यादा इसमें वो करते नहीं है चेंजेस, बिल्कुल सेम आता है। यहां से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी के बेस पे स्वार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान का मतलब होता है जब आप स्वार्थी हो जाते हैं, जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ओन कॉम्बिनेशन, जब सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोचे। लाइक आपने अपने पेरेंट्स के पास गए और कहा कि पापा मम्मी मुझे ना गोवा घूमने जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो घर वाले कर देंगे मना, कहेंगे चुपचाप बैठ के पढ़ ले, बहुत मटर गश्ती होगी तेरी, बैठ के पढ़ ले। तो वो क्या पेरेंट्स अपनी जगह पे स्वार्थी हो रहे हैं कि भाई मैं मेरे बच्चे को नहीं भेजूंगा। बेशक वो अपनी जगह सही हो कि भाई हम उनको डर है, पॉजेसिव है, तो वो बेशक सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वार्थ दिखा रहे हैं, स्वार्थ अनुमान कर रहे हैं। अब स्वार्थ अनुमान क्या लगा रहे हैं कि अगर कल को हमने इसे भेज दिया तो अगर आज ये गोवा जाने की बात कर रहे हैं, कल ये अमेरिका जाने की बात करेगा, परसों तो हमसे दूर ही हो जाएगा, ऐसे करेगा वैसे। अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, स्वार्थी अनुमान लगा रहे हैं। स्वार्थ अनुमान जब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, फिर आता है दूसरा प्रार्थ अनुमान। जब आपने कहा कि पापा मम्मी मुझे ना गोवा जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो पापा हाँ हाँ जाओ बेटा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लो कितने पैसे चाहिए, डायरेक्ट ये बोल दे। आप कहोगे यार ये क्या हो गया, ये सच में मतलब मेरे घर वाले आज सूरज कहां से होगा, ऐसी सी बातें करोगे आप। कि प्रार्थ आपके बारे में, जब आपके अपने बारे में नहीं सोच रहे, अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। पहले वो अपने बारे में सोच रहे थे, उसे कहते हैं स्वार्थ अनुमान। फिर प्रार्थ अनुमान, अब वो सोच रहे हैं कि यार हाँ बढ़िया हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, कुछ सीखेगा, दुनिया देखेगा, कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखेगा बाहर जाके, ठीक है, लोगों के साथ घुलने मिलेगा। तो क्या है, वो जब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं, कन्विंस करते हैं किसी अदर को, आप दूसरे के बारे में जब अनुमान लगाते हैं, वो क्या कहते हैं, प्रार्थ अनुमान कहते हैं। ठीक है, फिर था ऑन द बेसिस ऑफ व्यक्ति। अब इसमें तीन आते हैं, पूर्वत इन्फ्रेंस, फिर है शेषवत इन्फ्रेंस, फिर है सामान्योदर्शिता इन्फ्रेंस। पहला है पूर्वत इन्फ्रेंस, इफेक्ट इज इन्फर्ड फ्रॉम कोज। मतलब क्या होगा, इफेक्ट जो है वो कहां से निकल रहा है, पहले कोज से। तो यहां पे पूर्वत में क्या होता है, पूर्व पहले क्या हुआ होगा, कोज हुआ होगा, उसके बिहाफ पे आप लोग इफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। अतीत काल, ध्यान है आप बचपन में करते थे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, वही चीज है हिंदी में करते थे। अतीत काल, भूतकाल, अतीत काल और भूतकाल सेम होते हैं, वर्तमान काल और भविष्य काल या अनंत काल वही चीजें हैं। तो अतीत काल पहले क्या कोई कोज हुआ होगा, उसके बेस पे आप लोग क्या कर रहे हैं, जो इफेक्ट है उसका अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, फिर है शेषवत। शेषवत मतलब शेष, कुछ बचा हुआ, कोई बची हुई चीज शेष। तो आपने क्या देखा, इफेक्ट देखा, आपने मान लो देखा सिर्फ बारिश, मतलब कीचड़ देखा, तो कीचड़ देखा, कीचड़ क्या है, सिर्फ शेष बची हुई चीज है। आपने कहा कि यार ये जो बचा जो ये कीचड़ है, इसके बेस पे आपने अनुमान लगाया कि यार शायद कल रात को बारिश हुई है, शायद कल रात को बारिश हुई है। तो पहले आपको क्या दिखा, इफेक्ट दिखा, उसके बेस पे आपने कोज को क्या किया, अनुमान लगाया, कोज का अनुमान लगाया।
पूर्वत में आप कोज के बेस पे इफेक्ट का अनुमान लगाते हैं, शेषवत में आप इफेक्ट के बेस पे कोज का अनुमान लगाते हैं। ओके, इसे कहते हैं अनंत काल मतलब भविष्य काल। फिर है सामान्य दर्शिता, जब आप किसी चीज को जर्नलाइज कर देते हैं, जब किसी चीज को जर्नलाइज करते हैं, जो चीज जैसी है वैसी उसको अपना लिया, उसे कहते हैं वर्तमान काल, मतलब जो प्रेजेंट में जब चीजें हो रही हैं उसको आपने अपना लिया, उसे कहते हैं क्या, सामान्य दृश्यता। मतलब जो सामान्य हो रही है, जो आपके सामने जो दृश्य हो रहा है, सामान्य तो दृश्यता, सिमिलर दृश्य, सिमिलर सीन। ठीक है, फिर है इंडक्शन के बेस पे केवल न्याय, केवला, वैसे ये केवला न्याय होते हैं, यहाँ पे गैप आएगा, यहाँ पे गैप आएगा। ठीक है, केवला, केवल न्याय, न्याय मतलब कुछ जस्टिस, जस्टिस मतलब कुछ पॉजिटिव बात। जब आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात करें कि यार हाँ हम ऐसे से चलेंगे, ऐसे से काम करेंगे, ऐसे से यहाँ घूमेंगे, यहाँ खाना खाएंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये तो कि आपने पॉजिटिव पॉजिटिव बात, इसे कहते हैं केवल न्याय, केवल न्याय बात करना, न्याय न्याय बात करना, पॉजिटिव पॉजिटिव बात करना। फिर केवल व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी, जब आप नेगेटिव नेगेटिव बातें करें, झाड़ पर जाएंगे, वहां पे एक्सीडेंट हो गया तो, यार खाने को ना मिला तो, यार वहां से किसी ने निकाल दिया तो, यार पुलिस ने पकड़ लिया तो, यार पर मर गए तो, नेगेटिव नेगेटिव बात करें, इतना नेगेटिव कोई होता है यार? तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें करना, उसे कहते हैं केवल न्याय। फिर है अन्याय व्यतिरेकी, अन्याय मतलब पॉजिटिव भी बातें करेंगे और क्या करेंगे, नेगेटिव भी बातें करेंगे। लाइक यार हम घूमने जाएंगे यार, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा यार, लेकिन अगर अपने को रहने को जगह ना मिली तो, है ना, और यार बस में कितना कितना ज्यादा एंजॉय करेंगे यार, फुल मजा आएगा, यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से यहाँ जाएंगे, लेकिन यार पहाड़ है, पहाड़ से अगर बस गिर गई, मर गई तो, मतलब पॉजिटिव बात भी कर रहे हो, नेगेटिव बात भी कर रहे हो, उसे कहते हैं अन्याय व्यतिरेकी। अनुमान लगा रहे हो, एस्टिमेट लगा रहे हो। ठीक है, तो यहां से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो प्लीज इसे अच्छे तरीके से करिएगा। इससे इस स्लाइड को मत भूलना कभी भी, बेशक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अनुमाना क्या है, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना। इन संस्कृत इन्फ्रेंस इज नोन एज अनुमाना। इन्फ्रेंस को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, अनुमान कहते हैं, अनुमाना कहते हैं अनुमान। ठीक है, और इंग्लिश वाले तो आगे थे, वो गरीब अंग्रेज बेकार से, उनके एक वाला कीड़ा था, उनके धक्के से कीड़ा था ये वाला, चोरी कर करके ले गया था, हमारा वर्ड हमारा ना, मारो तेरे कान के नीचे, ऐसा बोला हमने। ठीक है, पर अनुमाना इज द सेकंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है, बिल्कुल है। अनुमाना इज अ मीडिएट एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल है। इन्फ्रेंस इज मीडिएट एंड इनडायरेक्ट है, बिल्कुल है। दिस इज अरेंज्ड थ्रू द मीडियम ऑफ सम मार्क व्हिच इज कॉल्ड हेतु। अब आप देखेंगे, अब ये पर देखेंगे, देखो ध्यान रखिएगा, यहां पे अपने पास में मानो, अपने पास ना तीन स्टेटमेंट, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते थे, आपके पास इंग्लिश में कोई तीन, आपके पास कोई स्टेटमेंट है या सेंटेंस है, उस सेंटेंस में क्या क्या होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट, फिर आते हैं आपके पास वर्ब, और उसके बाद आता है आपके पास ऑब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट। ऐसे होता है, इंग्लिश में हम लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ना इसी तरह से तीन टर्म्स आएंगी। कौन कौन सी तीन टर्म्स आएंगी? एक हो गया हमारे पास माइनर टर्म, एक होगी मेजर टर्म, और एक होगी मिडल टर्म। कौन सी? मिडल टर्म। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में एक वैलिड स्ट्रक्चर होता है, कंफ्यूज मत होना, वैलिड फॉर्म होता है। ठीक है, वैलिड फॉर्म या वैलिड स्ट्रक्चर, कंफ्यूज मत होना, मैं सारी एक चीज बता रहा हूं, उसमें लिंक करूंगा अभी। वैलिड स्ट्रक्चर को कहते हैं पी और सी, मतलब प्रीमाइस, प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। जब हमारे पास दो प्रीमाइस होंगे और एक कंक्लूजन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? वैलिड स्ट्रक्चर कहेंगे। क्लियर है इतनी चीज? अब देखिए प्रीमाइस नंबर 1, प्रीमाइस नंबर 2 एंड कंक्लूजन। पहला प्रीमाइस ऑलवेज मेजर होना चाहिए वैलिड स्ट्रक्चर के लिए। ध्यान से सुनिए, पहला प्रीमाइस ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज मेजर होना चाहिए वैलिड स्ट्रक्चर के लिए। सेकंड प्रीमाइस मेजर भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें हमारे पास चीजें आती हैं क्या, यहां पे हमारे पास कुछ आएगा, पहले सब्जेक्ट, यहां पे भी आएगा सब्जेक्ट, और यहां पर कंक्लूजन में भी आएगा कुछ सब्जेक्ट। यस और नो? बिल्कुल सर, यस। फिर उसके बाद कुछ वर्ब आएगी, और वर्ब को हम लोग यहां पे कहते हैं कोपुला। क्या कहते हैं? कोपुला। यहां पे भी कोपुला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ आएगा प्रेडिकेट, यहां पर भी आएगा प्रेडिकेट, और यहां पर भी आएगा क्या? प्रेडिकेट। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया कि हमारे पास पीपीसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीपीसी होना चाहिए। प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और एक कंक्लूजन होना चाहिए।
प्रीमाइस वन में सब्जेक्ट, कोपुला और प्रेडिकेट होगा। ये देखो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट, ये देखो ये आ रहा, सब कुछ सेम है। फिर सेकंड प्रीमाइस में भी सब्जेक्ट, कोपुला और प्रेडिकेट होना चाहिए, मतलब होगा, और कंक्लूजन में भी सब्जेक्ट, कोपुला और प्रेडिकेट होगा। ओके, वैलिड स्ट्रक्चर के लिए पहला प्रीमाइस हमेशा हमारे पास कैसा होगा, मेजर होगा। पहला प्रीमाइस की बात कर रहा हूं, इसकी प्रीमाइस की बात कर रहा हूं। फर्स्ट प्रीमाइस हमेशा मेजर होना चाहिए, सेकंड प्रीमाइस मेजर और माइनर कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लो ये यहां पे लिखा हुआ है 1 और यहां पे भी लिखा हुआ है 1, तो क्या देख सकते हैं दोनों प्रीमाइस में 1 और 1 सिमिलर है, कॉमन आ रहे हैं, एक ही टर्म आ रही है, 1 यहां पर भी आ रहा है, 1 यहां पर भी आ रहा है। इसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉमन टर्म या फिर मिडल टर्म। ठीक है, कॉमन टर्म या फिर मिडल टर्म कहते हैं। ओके, फिर बात करते हैं, ये तो होगा प्रीमाइस की। अब बात करते हैं कंक्लूजन के सब्जेक्ट की और कंक्लूजन के प्रेडिकेट की। कंक्लूजन के सब्जेक्ट की और कंक्लूजन के प्रेडिकेट की। तो कंक्लूजन का सब्जेक्ट, कंक्लूजन के सब्जेक्ट देखो पहले आता है माइनर चीज, फिर आती है बड़ी चीज। पहले बच्चा छोटा होता है, उसके बाद बड़ा होता है ना। तो कंक्लूजन में बच्चा कौन है, माइनर टर्म सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास, माइनर टर्म होगा, और प्रेडिकेट क्या होगा हमारे पास, मेजर टर्म होगा। ये मेजर टर्म और मेजर माइनर टर्म है, ये मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस है। समझ में आया, माइनर टर्म और मेजर माइनर प्रीमाइस में कंफ्यूज मत होना। माइनर टर्म अलग चीज है, माइनर टर्म या मेजर टर्म ये पूरा है, ये पूरा है मेजर टर्म, लेकिन मेजर सॉरी मेजर प्रीमाइस है, ये पूरी की पूरी क्या है, मेजर प्रीमाइस है। और मेजर टर्म की बात करें तो मेजर टर्म ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है। समझ में आया, ठीक है जी। माइनर टर्म हमेशा मिलेगा माइनर प्रीमाइस में, ध्यान सुनिएगा, माइनर टर्म हमेशा मिलेगा माइनर प्रीमाइस में, और मेजर टर्म हमेशा मिलेगा मेजर प्रीमाइस में। और मेजर प्रीमाइस कौन सी, प्रीमाइस नंबर 1। अब आपको समझाते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए लिखा हुआ है ऑल एनिमल्स। अच्छा ये वैलिड है कि नहीं, वैलिड है सर, वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर पीपीसी है, एक प्रीमाइस, दूसरी प्रीमाइस और एक कंफ्यूजन है, बिल्कुल है। ऑल एनिमल्स आर डेंजरस, all tigers are dangerous, therefore all tigers are dangerous। ओके, therefore को मतलब यहाँ पे हमारा कुछ नहीं, बस एक कंक्लूजन के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखो एनिमल यहाँ पर भी आ रहा है और एनिमल यहाँ पर भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं, कॉमन टर्म है, और इसे हम क्या कहेंगे, मिडल टर्म कहेंगे या फिर कॉमन टर्म कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। ओके, अब therefore all tigers are dangerous। अब देखिए बन कैसे रहे, all animals are dangerous, all animals are dangerous, ठीक है। all tigers are animals, all tigers are animals, तो एक दूसरे के अंदर बन रहे हैं। इसका मतलब यहीं से डायग्राम से, इसे वेन डायग्राम कहते हैं, सिलोग्राम कहते हैं, यहीं से हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो वैलिड स्ट्रक्चर है या नहीं, ठीक है। कई बार क्या होगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो ये आपका कभी भी वैलिड स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्लियर है, चलिए अब देखो अपन ने कॉमन टर्म की या मिडिल टर्म की बात कर ली है। अब बात करते हैं माइनर और मेजर टर्म की। तो कंक्लूजन का सब्जेक्ट इज कॉल्ड माइनर टर्म और कंक्लूजन का प्रेडिकेट इज कॉल्ड मेजर टर्म। अब देखिए माइनर टर्म क्या है, टाइगर्स है। माइनर टर्म क्या, माइनर प्रीमाइस में मिलना चाहिए, और माइनर प्रीमाइस कौन सी, प्रीमाइस नंबर 2। देखो टाइगर यहां मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। मेजर टर्म क्या, मेजर प्रीमाइस में मिलनी चाहिए, बिल्कुल सर, मेजर प्रीमाइस मतलब प्रीमाइसिस नंबर 1। और देखो डेंजरस क्या यहां मिल रहा है, बिल्कुल सर मिल रहा है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट। तो हमारे पास 3 टर्म्स है, कौन कौन सी, एक है मेजर टर्म, एक है माइनर टर्म और एक है मिडल टर्म। क्लियर। अब इन्हें याद करने की टेक्निक, इन्हें याद करने का, देखो ऐसे मैंने कुल सा बनाया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक सेकेंड, देखो माइनर टर्म को कहते हैं हम लोग पक्षा। अब एक छोटी सी पक्षी आया करती थी, ध्यान है बचपन में, इस तरह की हुआ करती थी, ठीक है, इस तरह की हुआ करती थी, ठीक है, ध्यान है, ब्राउन से कलर की होती थी, जिसे हम वो बुल्लू या चिड़िया से कुछ कहते थे। वो क्या, पक्षी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी होती थी। तो माइनर मतलब छोटा, पक्षी मतलब छोटी, तो पक्षी से पक्षा को याद रखा जा सकता है, बिल्कुल से रखा जा सकता है। और पक्षा होता क्या है, या माइनर टर्म होता क्या, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन होता है। ये देखो सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन इज अ माइनर टर्म, अभी हमने देखा, बिल्कुल, कंक्लूजन का सब्जेक्ट इज कॉल्ड माइनर टर्म, ठीक है। फिर बात करते हैं मेजर टर्म की। अब मेजर टर्म
चलते चलते क्या हो रहा है, शाम हो जाती है, चलते चलते शाम हो जाती है। शाम को क्या संध्या कहते हैं, साध्या से याद रख सकते हैं, संध्या से साध्या याद रह सकती है। और मेजर टर्म होता क्या, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन होते हैं। ये देखिए प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड मेजर टर्म है। देखो मेजर टर्म है, मेजर टर्म को क्या कहते हैं, साध्या कहते हैं। अब इनके बीच में आता है एक मिडल टर्म या फिर कॉमन टर्म ऑफ द प्रीमाइसेस। कॉमन टर्म मतलब कि यहाँ पे हमने देखा तो कॉमन टर्म क्या है, एनिमल है और एनिमल है। अब एनिमल एनिमल कॉमन टर्म है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, हेतु। क्या कहते हैं, हेतु। इसको ध्यान से याद रखिएगा। अब सब कुछ छोड़ के एक चीज याद रखो, सीता मैया याद है, सीता मैया को जो वानर सेना थी, श्री राम की सेना थी, वो इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ बचाने गए थे, ठीक है। किसके द्वारा, एक सेतु पुल बनाया था, सेतु पुल। सेतु पुल से याद रखना है हेतु। मिडल टर्म, ये जो ये यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है वो क्या है, मिडल टर्म है, सेतु है, ठीक है। उसके बाद बात करें ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट क्या है, माइनर टर्म है, और ये वाला पॉइंट क्या है, मेजर टर्म है। क्लियर इतनी चीज। तो हमने यहां पे चीजें देख ली, क्या क्या देखा, पक्षा होता है माइनर टर्म, साध्या होती है क्या, मेजर टर्म, और हमने सेतु पुल से याद रखना है मिडल टर्म। हेतु सेतु, सेतु हेतु, ठीक है। अब ये सेतु हेतु को ना ऐसे मत करना यार, क्या बकवास है। इसी से रिलेट करता हुआ ना अब इनका रिलेशनशिप बताऊंगा। जैसे आपके और आपके फादर के बीच में कुछ रिलेशन होगा, फादर और डॉटर का, या फादर और सन का रिलेशन, मदर और आपके बीच में होगा तो मदर एंड डॉटर का या सन का रिलेशन होगा। इसी तरह से ना इन तीनों के आपस में कुछ रिलेशन है, कुछ रिलेशन है। उन रिलेशंस को हमने पढ़ना है, उन रिलेशंस को हमने जानना है। तो उससे पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि माइनर टर्म को कहते हैं पक्ष, छोटी चीज से याद रखना है, पक्षी से याद रखना है पक्षा। मेजर टर्म होती है बड़ी, साध्या, हेतु, सेतु से याद रखना है हेतु, मिडल टर्म। तो यहां से चले थे वानर सेना, चलते 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 शाम हो गई, साध्या हो गई, ठीक है। बीच में आया क्या, हेतु, सेतु पुल आया, सेतु से याद रखना है हेतु। और चले कहां से थे, छोटी जगह से चले थे, माइनर प्लेस से चले थे, जिसे कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। शाम हो गई, मेजर हो गया, तो प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। कंक्लूजन ऐसे है, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर कोपुला, फिर प्रेडिकेट। तो चलना यहां से है, यहां से चलते चलते यहां पहुंचना है, तो ये क्या हुआ, माइनर टर्म, और ये क्या हुआ, मेजर टर्म। और जो बीच वाली चीज है वो क्या हुई, अपने पास कोपला हुई। और जो दोनों प्रीमाइस में जो कॉमन टर्म आएगा, कुछ भी हो सकता है, वो क्या हुआ अपने पास, मिडल टर्म या हेतु से कहा जाएगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इसके रिलेशंस की। क्या, इनके रिलेशन की। ध्यान सुनिए, पक्षा मतलब माइनर टर्म, माइनर टर्म मतलब पक्षा, माइनर टर्म, और उसके बाद मेजर टर्म मतलब साध्या। माइनर टर्म और मेजर टर्म के रिलेशन को क्या कहा जाता है, प्रमासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रमासा कहा जाता है। क्लियर है, ओके। अब माइनर टर्म और मिडल टर्म, माइनर टर्म एंड मिडल टर्म, ध्यान सुनिएगा, माइनर टर्म है और मिडल टर्म है। पक्षा, माइनर टर्म इस पॉइंट से चल रहे हैं, हेतु, सेतु पुल पर चल रहे हैं, किसको बचाने जा रहे हैं, सीता माता को बचाने जा रहे हैं। सीता माता को बचाने जा रहे हैं, तो क्या धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। तो किसका पक्ष ले रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं, किसका, धर्म का पक्ष ले रहे हैं, और सीता माता को बचाने जा रहे हैं, तो पक्ष धर्माता। याद हो गया, अच्छा था, अच्छी ट्रिक थी ये। तो पक्ष धर्माता, किसका पक्ष ले रहे हैं, धर्म का पक्ष ले रहे हैं। किसका पक्ष ले रहे हैं, धर्म का पक्ष ले रहे हैं, और उसको सेतु पुल से बचाने जा रहे हैं, किसको, माता को, सीता माता को बचाने जा रहे हैं। तो हेतु, और हेतु या लिंगा के रिलेशन, इसके पक्षा के रिलेशन को क्या कहते हैं, पक्ष धर्माता कहते हैं। याद रहेगी चीज, ओके। माइनर और मेजर टर्म के रिलेशन को प्रमासा कहते हैं, ओके। अब आओ मिडल टर्म और मेजर टर्म के रिलेशन को, मिडल टर्म और मेजर टर्म के रिलेशन को देखिए। मिडल टर्म और जो मिडल और मेजर टर्म है, उसके रिलेशन को कहा जाता है व्यक्ति। क्या कहा जाता है, व्यक्ति। अभी हमने व्यक्ति भी पढ़ा था, और व्यक्ति में हमने अनुमान के अंदर पढ़ा था, जो हमने देखा कि उसके कुछ काइंड्स हैं। ध्यान आया, व्यक्ति के बेस पे पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृश्यता था। ध्यान आया, पूर्व कोज के पहले हम लोग कोज के बिहाफ पे इफेक्ट देखेंगे, फिर उसका शेषवत में इफेक्ट के बेस पे कोज देखेंगे, और सामान्य दृश्यता में जो चीज जनरलाइज है, जो चीज वर्तमान प्रेजेंट में चल रही है, उसे हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे। यही चीज थी। तो इसे हम, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं। तो मिडल टर्म और मेजर टर्म के रिलेशन को क्या कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं। अब देखिए ऐसा है, मान लो ये है क्या बॉयफ्रेंड, ये है क्या गर्लफ्रेंड, ठीक है। इन दोनों के रिलेशन होते हैं, कहेंगे हाँ जी शादी करेंगे, शादी करेंगे। आज के टाइम ये चलता है, यही तो होते हैं जो छोटे से वो निब्बा निब्बी
ऐसे वो यूट्यूब पर चल रहा था निबार निम्बी, तो वो ऐसी होती है कि हाँ भाई शादी करेंगे, लेकिन अगर इनकी शादी नहीं होती तो वो उनका जो रिलेशनशिप होता है वो झूठा करार हो जाता है, इसमें कुछ ना कुछ फॉल्सपन आ जाता है, झूठा करार होता है मतलब ये यूं फेक होते हैं। तो अगर कभी भी मिडिल टर्म और मेजर टर्म के रिलेशन की बात करें तो उसका रिलेशन होता है क्या, व्यक्ति। लेकिन अगर उधर रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन मेंटेन नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है, हेत्वाभास कहा जाता है। और हेत्वाभास का मतलब होता है फैलेसी। क्या होता है, फैलेसी। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, तीन टर्म है हमारे पास, माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडिल टर्म। माइनर टर्म और मेजर टर्म के रिलेशन को कहा जाता है प्रमासा। माइनर टर्म और मिडिल टर्म के रिलेशन को कहा जाता है पक्षधर्माता। मिडिल टर्म और मेजर टर्म के रिलेशन को कहा जाता है व्यक्ति। और अगर व्यक्ति प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब कि मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में रिलेशन नहीं होता है, तो वो कैसा होता है, वो उसे क्या कहा जाता है, हेत्वाभास कहा जाता है। लाइक यहाँ पे इन दोनों के बीच का, ये मान लो ये लड़का है और ये क्या है, लड़की है, गर्ल है। अगर ये से वादा कर रहे हैं, यही से वादा करें कि हाँ भाई हम लोग अच्छे रिलेशन रहेंगे ये वो, लेकिन ऊपर से करें कि हाँ ठीक है हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन इनको पता है अंदर से कि हाँ ऐसा कुछ नहीं, शादीशुदी नहीं करनी, बकवास कर रहे हैं, फेक बनती है। तो एक्चुअल में क्या रिलेशन है, एक्चुअल में है रिलेशन नहीं सर, रिलेशन नहीं है। तो जब एक्चुअल में रिलेशन नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, हेत्वाभास कहा जाता है। और हेत्वाभास का मतलब होता है फैलेसी। और फैलेसी होती है दो तरह की, फॉर्मल फैलेसी और इनफॉर्मल फैलेसी, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% कवर हो चुके हैं। और यहां पर ये लगा लीजिए कि आपके पास जितनी शिफ्ट होंगी ना, जितनी भी शिफ्ट होंगी, और हर शिफ्ट में आपको स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से आज रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या कुछ किया है। अनुमाना की बात करें तो अनुमाना क्या है, सेकंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है, इनडायरेक्ट नॉलेज है। एक नॉलेज के बिहाफ पे दूसरी नॉलेज को निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ब्लैक क्लाउड्स थे अपने पास, कोज, ठीक है, इस कोज के बिहाफ पे हम लोग इफेक्ट निकालते हैं। कोज को कहते हैं हम लोग क्या, लिंगा, प्रोबेंड, रीजन या फिर हेतु, और इफेक्ट को कहते हैं लिंगी या प्रोबेंडम या फिर रिजल्ट। ठीक है, और कोज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को हम लोग मेंटेन करने के लिए रिसर्च में हमने पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लगाते हैं। फिर उसके बाद बात करें अनुमान की, तो अनुमान में क्या है, 3 तरह से हैं। पहला क्या है, साइकोलॉजिकल के बेस पे, स्वार्थ मतलब अपने बारे में सोचना, प्रार्थ मतलब दूसरों के बारे में सोचना, पूर्वक मतलब कोज के बिहाफ पे हम लोग इफेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, शेषवत मतलब इफेक्ट के बेस पे हम लोग कोज को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद बात करें सामान्यतोदर्शिता की, तो जो चीज जर्नलाइज है, वर्तमान काल की बात करेंगे। इंडक्शन की बेस पे बात करें तो केवल न्याय में पॉजिटिव बातें होंगी, केवल व्यतिरेकी में नेगेटिव बातें होंगी, और अन्याय व्यतिरेकी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की बातें होंगी। फिर स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान की बात करें तो वो क्या है, संस्कृत का वर्ड था ये हमारे पास, इन्फ्रेंस कहते हैं इसको, इंग्लिश में संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट वर्ब और प्रेडिकेट के इंग्लिश के थ्रू बता दिया था। 3 तरह के हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स हैं, 3 तरह के टर्म्स आएंगी। माइनर टर्म जिसे पक्षा कहा जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन होगा। मेजर टर्म जिसे हम लोग साध्य कहेंगे, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन होगा। और मिडिल टर्म जिसे हम लोग हेतु कहेंगे। ये प्रीमाइसिस में जो भी कॉमन टर्म आएगी, जो सिमिलर टर्म आएगी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे था एनिमल और एनिमल, यहाँ पर कॉमन था, एनिमल और एनिमल यहाँ पर कॉमन था, एनिमल और एनिमल कॉमन है, तो ये क्या होगा, कॉमन टर्म हो गया, इसे मिडिल टर्म या फिर हेतु कहेंगे। ओके, और बात करें इधर की कंक्लूजन में, कंक्लूजन का सब्जेक्ट जो होगा वो माइनर टर्म होगा, कंक्लूजन का प्रेडिकेट मेजर टर्म होगा। माइनर टर्म माइनर प्रीमाइस में पाई जाएगी, मेजर टर्म मेजर प्रीमाइस में पाई जाएगी। स्वाहा, समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं इनके रिलेशन की। तो माइनर टर्म और मेजर टर्म के रिलेशन को कहा जाता है प्रमासा। माइनर टर्म और मिडिल टर्म के रिलेशन को कहा जाता है पक्ष धर्माता। पक्ष के रास्ते पे चलते, धर्म के रास्ते पे चलते हुए, धर्म के रास्ते का पक्ष लेते हुए माता को बचाने जा रहे हैं, तो पक्ष धर्माता। साध्या और मतलब मेजर टर्म और मिडिल टर्म के रिलेशन को कहा जाता है व्यक्ति। अगर व्यक्ति प्रेजेंट होती है तो ठीक, नहीं तो उसे कहा जाएगा क्या, हेत्वाभास। और हेत्वाभास का मतलब होता है फैलेसी, फोल्सपन। और फैलेसी होती है 2 तरीके से, फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आइए देखिए, मैं बनाता हूं एक बढ़िया सा पहाड़। ठीक है, ऐसे पहाड़ से बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, पहाड़ बनाया अपन ये। ठीक है, अब यहां से क्या हो रहा है, यहां से धुआं निकल रहा है, ये सारा धुआं निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां से आप क्या कर रहे हैं, यहां से आग निकल रही है। ठीक है, और आप कहां खड़े हैं, आप खड़े हैं जी यहां पर, एक सेकेंड,
यहां पर आप खड़े हैं, ठीक है। आप सबसे पहले आपकी नजर यहां पड़ेगी कि यहां पड़ेगी? सर यहां पड़ेगी। कभी भी अगर आप घर की छत पे खड़े और कहीं पे आग लग रही है तो आपको आग नहीं दिखेगी, आपको धुआं दिखता है, आपको धुआं दिखते हैं। याद रखिएगा यहां पर ना हमारे पास हमारी बड़ी चीजें होती है, लाइक आपका फोन है, आपका फोन है और आपके फोन का कवर है। आपका फोन बड़ा है कि आपके फोन का कवर बड़ा है? सर अमाउंट में तो फोन बड़ा है, लेकिन वैसे देखें तो फोन का कवर बड़ा है। मतलब डीप सोचना, मतलब फोन बड़ा होते हुए भी कवर के सामने छोटा है। कवर बड़ा है तभी तो फोन उसके अंदर आ रहा है ना। अगर इन दोनों के बीच में आप एक नोट फंसा दो तो तभी तो फंसेगा ना। अगर एक चीज बड़ी होगी और एक चीज छोटी होगी तो तभी तो फंसेगा ना। तो हुआ क्या, फोन बड़ा होते हुए भी छोटा है और जो कवर है, फोन का कवर है, वो छोटा होते हुए भी कैसा है, बड़ा है ना। तो फोन क्या है, बड़ा है लेकिन फिर भी छोटा है, कवर क्या है, छोटा है लेकिन फिर भी बड़ा है। उसी तरह से पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में आग लगी है, पहाड़ क्या है, बड़े बड़े हैं, लेकिन हम इसे कहेंगे क्या, माइनर टर्म। क्या आपके सामने कुछ है, आग लगने पे सारे पहाड़ जल सकते हैं? बिल्कुल जल सकते हैं। आग, आपने कभी देखा पहाड़ देख रहे हैं बहुत सारे लोग और वो ओ देखो पहाड़ 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 ऐसे कभी करते हैं? बहुत रेयर, बहुत रेयर। बस पहाड़ को देखा, हाँ मजा आ गया। लेकिन कहीं आग लगी है तो देखो लोग कैसे भागते, आग आग आग, बचाओ बचाओ आग। छोटी सी चीज लग रही है लेकिन है क्या, बड़ी चीज, मतलब मेजर टर्म है। और मेजर टर्म आपको दिखी कैसे? मेजर और माइनर टर्म के बीच में एक चीज है क्या, मिडल टर्म। और मिडल टर्म क्या है, ये धुआं है। मिडल टर्म क्या है, ये धुआं है, ठीक है। तो माइनर टर्म और मेजर टर्म के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रही है, मिडल टर्म एग्जिस्ट कर रही है। तो साथ वाली चीज से ही जो भी हमने किया उसी चीज से ये रिलेट हो रही थी, इसलिए मैंने अभी साथ साथ करवा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में नहीं मिला, इसी लेक्चर में मिल गया आपको, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे ना ये सीक्वेंस आपसे पूछी जाएगी। यहां से आपको सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैथ की फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। 100% हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट में मिलेगा, ठीक है। देखिए होता क्या है, अब मान लो आप, एक तो आप खड़े और एक आपका फ्रेंड खड़े है, एक आप खड़े और एक आपका फ्रेंड खड़े है। आप कह रहे हो देखो देख 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 यार आग लगी, आग आग आग। वो कहेगा तेरे को क्या पता आग लगी है? वो यही कहेगा ना, तेरे को क्या पता आग लगी है? आपने पहले कहा क्या, दिस हिल हैज फायर, दिस हिल हैज फायर। तो आपने क्या एक प्रतिज्ञा दे दी, प्रतिज्ञा कहते हैं, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा। फिर वो पूछेगा यार तेरे को क्या पता आग लगी, ये तो सब धुआं धुआं दिख रहा है। आप कहोगे कि भैया मेरी बात सुन, जहां जहां पे ना आग होती है वहीं वहीं धुआं होता है, बिकॉज इट हैज स्मोक। क्योंकि मैंने ये धुआं देखा है और धुआं वहीं उठता है जहां पर आग लगी हो। यार समझा नहीं मैं, कोई बात नहीं, मैंने समझाने के बेस पे हेतु तो दे ही दिया, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, एक उदाहरण देगा कि हमारे ना गांव में ऐसे लगा था या कहीं ऐसे आग लगी थी, तो उसने क्या हुआ था, लाइक व्हाटएवर हैज स्मोक हैज फायर। फॉर एग्जांपल ओवन का है, मान लो आपने आपके पड़ोस में के घर में ना कोई ओवन में केक बनाना था और वो केक बेचारा बना तो है नहीं, जल भुन कैसे राख हो गया, तो आग से लगी मतलब धुआं सा हो गया, जल गया। तो जहां चीज जल गई, आग लग गई, वहां पे धुआं उठेगा। तो आप क्या करोगे, एक एग्जांपल दोगे, एक एग्जांपल दोगे, एक उदाहरण दोगे, उदाहरण दे दिया। अब उदाहरण देने के बाद आपका जो ये करंट सिनेरियो है, ये जो करंट सिनेरियो चल रही है, करंट सिचुएशन चल रही है, इस करंट सिचुएशन को अपने जो प्रीवियस एग्जांपल आपने लिया कि हाँ भाई ओवन में ऐसे हुआ था या कहीं पे आग लगी थी और वहां पे आग लगने पे धुआं भी उठा था, तो क्या उस सिचुएशन को और इस सिचुएशन को आप एसोसिएट कर देंगे एक दूसरे के साथ, ऐसा मर्ज करके, या एक मर्ज नहीं कहूंगा, यहाँ पे एक दूसरे के साथ रिलेट करके चीजों को समझाने की कोशिश करोगे अपने इस भाई बंधु को, दोस्त को। तो कहोगे, इसे कहोगे क्या, उपनन्य। और इसके बिहाफ उसे समझ में आ जाएगा और वो उसके बाद क्या कंक्लूजन निकलेगा, दिस हिल हैज फायर, इसका मतलब सच में इस पहाड़ में आग लगी हुई है। और इस कंक्लूजन को क्या कहते हैं, निगमन कहते हैं। समझ में आया? तो पहले आप क्या कहेंगे, प्रतिज्ञा देंगे द हिल हैज फायर, फिर आप हेतु करेंगे बिकॉज इट हैज स्मोक, फिर उदाहरण एग्जांपल देंगे व्हाटएवर हैज स्मोक हैज फायर, जहां जहां आग लगती है वहां पर, जहां जहां पे धुआं होगा वहां पे फायर भी होगा। और उसके बाद स्मोक है व्हिच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर। देखिए इनवेरिएबली एसोसिएटेड, वेरिएबल मतलब होता है चेंज होना, इनवेरिएबल मतलब होता है चेंज नहीं होना। क्या आग जहां लगेगी वहां पे धुआं नहीं होगा, हमेशा होगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों अनचेंजेबल है, दूसरे से अलग हो सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे इनवेरिएबली एसोसिएट लिखा गया है, वेरिएबली एसोसिएट नहीं लिखा गया। और ये वाली स्टेटमेंट बहुत बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है, कंक्लूजन निकाल देंगे, दिस हिल हैज फायर, देयरफॉर दिस हिल हैज फायर, इसे क्या कहेंगे, निगमन कहेंगे। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछेगा, ये सीरीज दे देगा आपको, इसको आप एक तो सीक्वेंस में लगाओ,
फिर या तो ये दे देगा, अकेले ये वर्ड्स दे देगा, प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपनन्य और निगमन, ये दे देगा, या ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, और इन दोनों के आपस में मैच दी फॉलोइंग करने हैं। तो 3 से 4 तरीके से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ पे 100% क्वेश्चन आएगा, हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिलेगा। 10 शिफ्ट है तो ये लगा लीजिए, उसमें से आपको 8 से 9 शिफ्ट में आपको देखने को क्वेश्चन ये मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मैच दी फॉलोइंग हो, चाहे सीक्वेंस हो, चाहे फिर हिंदी और इंग्लिश की बात यहाँ पे करी गई हो। ठीक है, तो ध्यान से इसे याद रखिएगा, प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपनन्य और निगमन। अब मान लो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, इसको मान लो ये आपकी गर्लफ्रेंड थी, मतलब कपल थे, आप इसे क्या कर रहे हैं, फूल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, आपकी ये सारी बातें हुई, ये फूल ऐसे ही लगा लो यार, ठीक ठाक फूल, ठीक है, लोग बढ़िया सा फूल बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो आप इसे फूल दे रहे हैं, ठीक है, अब इसे फूल ठीक है, इतना ही बढ़िया बनता है वैसे। तो ये अब मान लो फूल दे रहे हैं, तो इस फूल, जब ये सब देखा तो इसकी ना नाक में धुआं घुस गया, तो ये कहती है फूल। अब ये किसका कहना चाहिए, क्या, फूल, लेकिन कह रही है फून, फून, इसके नाक में धुआं घुस गया लड़की के, तो कह रहा फून, वो कह रहा फून नहीं होता, फूल होता है, नहीं नहीं फून, फून, अरे मैं फून ही बोल रही हूँ, वो फूल बोल पागल, है ना, ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, फूल, मतलब फूल से याद रखना है फूल, PHUUN, पी मतलब प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, पहले उदाहरण देगी, उस उदाहरण के, उस एग्जांपल के बेस पे आप चीजों को एसोसिएट करेंगे, और लास्ट में जाके क्या करेंगे आप लोग, इसे कंक्लूड करेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, निगमन कहा जाता है। समझ में आया? चलिए, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग हमें टेलीग्राम ग्रुप पे, जहां पे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी नेम से है, इस तरह का लोगो आपको देखने को वहां मिल जाएगा। ठीक है, और कैसी लगी वीडियो प्लीज फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, और ये वीडियो आपके रिवीजन पर्पस के लिए थी, बहुत अच्छी, बहुत डिटेल में थी, 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी कलीग्स हैं उनके साथ शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करो अगर अच्छी लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर दो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।